फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम एरुटेरिया का वॉल्यूम 6 देखेंगे, सॉरी वॉल्यूम 2 और सेट नंबर 6 देखते हैं। आप लोग से फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, प्लस में शेयर कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। अच्छा लग रहा है यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर मेहनत पसंद आ रही तो कम से कम लाइक तो एक बनता है ना, एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो लाइक कर दिया करें, थोड़ा सा अंदर से मुझे अच्छा लगता है, अंदर से एक मोटिवेशन मिलता, लगता है कि नहीं यार कुछ और बेहतर करते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दें, एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आप जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, खास करके सेट सीरीज सेट के, उसमें डायरेक्ट किसी चीज़ का आंसर बताया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ, थोड़ा डिटेल्स बताऊँ, थोड़ा ट्रिक बताऊँ, किसी तरह से इसको रिलेट कर दूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो यार मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। ठीक है, खैर मर्जी आपकी। शुरू करते हैं। सेट 6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? किसी राज्य सरकार ने, एक मिनट थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया है? ये कौन सा सरकार है भैया? राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर किस तत्व से मिलकर के बना है? तो ये मिला हुआ है निकेल और फेरस से, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा सा पृथ्वी के केंद्रीय भाग का थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब देख लेते हैं। ठीक है, एक फिगर मैं यहाँ पर लाता हूँ, फिगर के माध्यम से पॉइंट ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसको हम लोग देखेंगे डिटेल से। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों को कितने पार्ट में बांटते हैं? हम 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, पहला कौन सा? पहला भू प्रॉपर्टी, ये वाला आपका जो एरिया हो गया ना, इसको कहते हैं भू प्रॉपर्टी, और तो जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्रस्ट लेयर। ठीक है, दूसरा, ये फर्स्ट हो गया भू प्रॉपर्टी, दूसरा होता है मेंटल, और तीसरा होता है कोर। मतलब क्रस्ट, मेंटल और कोर। पहला हो गया क्रस्ट, दूसरा हो गया मेंटल, तीसरा हो गया कोर। ठीक होता है। अब आता है थोड़ा सा क्रस्ट के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। क्रस्ट किसे कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं हम पृथ्वी के ऊपरी भाग को। क्रस्ट किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी भाग को, जहाँ हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, जहाँ हम लोग रहते हैं उस एरिया को कैसे कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। तो कुछ ना कुछ यार एक मोटा परत होगा। ठीक है, तो ये आपका 34 किलोमीटर एक मोटा परत है, पृथ्वी का एक 34 किलोमीटर मोटा परत है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक्चुअली 0 से 70 किलोमीटर तक दिया है। ये डाटा वेरिएशन करते रहता है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो जो महेश वर्णवाल का बुक है, जो कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो जेन्युइन बुक माना जाता है, तो उस बुक में इसका डाटा 34 किलोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हो गया क्या चाहिए आपका? क्रस्ट हो गया। पहले हम इसको सिंगल सिंगल देख लेते हैं। ठीक है ना, तो एक पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी का एक स्लाइस यानी एक टुकड़ा है। ठीक है, ये ऊपर वाला एरिया आपका क्रस्ट हो गया। ठीक है, क्रस्ट के जस्ट बाद आता है क्या चाहिए? मेंटल। क्रस्ट के बाद जस्ट आता है क्या चाहिए? मेंटल आता है। क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। ठीक है, ये मेंटल सबसे मतलब मोटा परत है। इन तीनों परतों में सबसे मोटा परत कौन सा है? मेंटल है। ये कितना होता है? तो तकरीबन 2900 किलोमीटर होता है। ये तकरीबन 2900 किलोमीटर मोटा परत होता है। ठीक है, क्रस्ट हो गया 70 किलोमीटर, सॉरी 34 किलोमीटर। ठीक है, मेंटल हो गया 2900 किलोमीटर, और उसके बाद आता है आपका कोर वाला एरिया। ठीक आता है, उतना आता है क्या चीज़? कोर वाला एरिया। ठीक है, ये वाला कितना एरिया होगा? वही 3200 के आसपास तक एरिया होता है। ठीक है, पूरा मिला करके पृथ्वी के रेडियस का 6371 होता है ना पृथ्वी का रेडियस था, तो उससे घटा देना, जो बच गया वो ये वाला एरिया होता है। ठीक है, तो तीनों हम लोग देख लिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तीनों देख लिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, अब चूंकि देखो, अब चूंकि इसका एरिया देखो, ये मात्र 34 किलोमीटर है, तो कितना परसेंट घेरे हुए रहेगा? तो ये पूरे पृथ्वी का होता है मात्र 0.5% एरिया कवर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, तो बोल रहा है ये जो क्रस्ट होता है वो पृथ्वी का मात्र 0.5% एरिया को कवर किए हुए रहता है। सबसे ज़्यादा एरिया कवर कौन करता है? तो ये मेंटल वाला पार्ट। ठीक है, ये मेंटल वाला पार्ट सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। एक क्वेश्चन आपका एराइज हो सकता है कि सर इसको अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 3200 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ऐसा आप क्यों नहीं बता रहे? देखो ये वाला जो एक्चुअली जो ये स्पेसिफिक एरिया है ना, वो इसका डाटा भी अननोन है, एग्जैक्ट डाटा इसका हमको मिला नहीं है। तो अभी तक जितना की जानकारी मिल चुका है उस हिसाब से देखा जाए
तो उस हिसाब से आपका ये वाला एरिया क्या होता है, मैक्सिमम कवर करता है, जो पृथ्वी के तकरीबन 83% एरिया को कवर करता है। ठीक है, जो मेंटल का एरिया होता है वो पृथ्वी के 83% भाग को कवर करता है। अब क्रस्ट हो गया, क्रस्ट कितना भाग को कवर कर रहा था, 0.5% एरिया को। ये कितना एरिया कवर कर रहा है, तो 83% को। और ये कितना एरिया कवर कर रहा है, तो कोर कवर कर रहा है आपको 16% एरिया को, ये कर रहा है 16% एरिया को कवर। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा था कि मेंटल कितना परसेंट एरिया को कवर करता है, ठीक है, कोर में कितना परसेंट एरिया होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। एक इसके बाद एक बात आ जाती है कैसी, इसकी डेंसिटी की, कि इसका डेंसिटी क्या है, उससे भी एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके डेंसिटी की, और कलर ले लेते हैं, कौन सा ले लें, रेड ले लेते हैं। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं इसका डेंसिटी का। इसका डेंसिटी कितना होता है क्रस्ट का, तो क्रस्ट का डेंसिटी कितना होता है, तो 2.7। क्रस्ट का डेंसिटी होता है 2.7, कितना, इसका जो जानते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका होता है कितना, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मेंटल वाले एरिया की बात करें कि मेंटल का कितना होता है, तो ये मेंटल का एरिया हो गया। इसका डेंसिटी कितना होता है, तो इसका डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि देखो इसको भी ना अभी अब थोड़ा सा इसको और डिटेल से पढ़ेंगे आगे में। इसको दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले का डेंसिटी कुछ और होता है, नीचे वाला का डेंसिटी कुछ और होता है। तो श्योर है कि इसका डेंसिटी लोअर से अपर पार्ट में राइज करेगा, मतलब कुछ डाटा वेरी करेगा। तो इसका डेंसिटी होता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के कितना, 5.5 ग्राम तक, 5.5 तक। ठीक है, इसका हो गया 2.7 क्रस्ट का, इसका हो गया 3.5 से 5.5 तक। ठीक है, अब क्रस्ट मेंटल के बाद आ गया आपका कौन सा, कोर। ये आ गया कोर वाला एरिया। ये कोर का डेंसिटी कितना होता है, इसका कोर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है कितना, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आता है बात कि देखो ये ऊपर वाला एरिया का डेंसिटी कम है, दैट मीन्स ये किसी हल्का पदार्थ से बना हुआ होगा। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा मतलब बिल्कुल लोहा लिक्विड टाइप का पदार्थ जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गाढ़ा पदार्थ से बना हुआ है, जिसके अणुओं के बीच में असमंजन क्षमता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बना हुआ है। ठीक है, और ऊपर वाला परत जो कि हल्का है, मतलब हल्का पदार्थ से बना हुआ है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किससे किससे कौन सा चीज़ बना हुआ था। और आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है ना, वो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन आज यही था कि कौन सा चीज़ किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो फर्स्ट लेयर है उसको कहते हैं क्रस्ट। ये बना हुआ होता है किससे, सियाल से। हम यहाँ पे लिख देते हैं सियाल, सियाल से बना हुआ होता है। सियाल का मतलब क्या चीज़ हो गया, सियाल का मतलब सिलिकॉन। ठीक है, और आल का मतलब होगा क्या चीज़, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। ठीक है, सियाल। दूसरा वाला परत जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, दूसरा बना हुआ होता है किससे, सीमा से। सियाल से, उसके बाद फिर आता है सीमा से। सी का मतलब कुछ सिलिकॉन। ठीक है, और माँ का मतलब आता है क्या चीज़, मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, सियाल से ऊपर वाला बना हुआ क्रस्ट वाला परत, नीचे वाला सीमा से। और ये जो बीच वाला जो ये कोर वाला एरिया है, मेंटल सीमा से। ठीक है, और ये जो कोर वाला एरिया है, कोर वाला किससे बना होता है, नीफे से। सियाल, सीमा, नीफे, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नी से हो गया तुम्हारा निकेल। ठीक है, और फे से हो गया क्या चीज़, तुम्हारा फेरस। ठीक है, ये तीनों हो गया इंपॉर्टेंट। हाँ, एक बार थोड़ा सा इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं, पूरा डिलीट करते हैं डाटा को। ठीक है, अब इसका एक समरी देख लेते हैं कि समरी जरा क्या क्या चल रहा है। ठीक है, पृथ्वी को 3 परत में बांटते हैं, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। अगर हम इसके मोटाई की बात करें तो 34 किलोमीटर, हाँ 2900 किलोमीटर, और ये 6300 किलोमीटर तक। ठीक है, डाटा इनसफिशिएंट है इसलिए पता नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, डेंसिटी की बात करें, इसका 2.7 डेंसिटी। ठीक है, इसका 3.5 से 5.5, 3.5 से 5.5, और इसका कितना होता है, तो इसका होता है तुम्हारा 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 13 ग्राम। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये पूरे डेंसिटी का एवरेज निकाल दोगे, मतलब सबको जोड़ करके 3 से भागा दे दोगे, तो आ जाएगा कितना, 5.5। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी का ओवरऑल डेंसिटी कितना होता है। तो पृथ्वी का ओवरऑल डेंसिटी कितना होता है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक सही है। बना हुआ किससे होता है, तो ये बना होता है सियाल से, ये बना होता है सियाल से, ये बना होता है सीमा से, और ये बना होता है किससे, नीफे से। सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आता है, यार पढ़ी नहीं तो पूरा डिटेल से पढ़ते हैं ना, बिल्कुल दबा करके, ताकि अंदर में ये अफसोस ना रहे कि कुछ छूट गया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
थोड़ा सा भू प्रॉपर्टी के बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ये जो भू प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, भू प्रॉपर्टी को भी फर्दर हम 2 पार्ट में बांटते हैं अपने अध्ययन की सुविधा के लिए, ठीक है। ज़मीन में अलग और महाद्वीप में अलग। अब देखो ऊपर में ही आपका महासागर वगैरह पाया जाएगा, तो महासागर का घनत्व में और ज़मीन के घनत्व में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। जो भू प्रॉपर्टी का महासागरीय वाला पार्ट होता है, ठीक है, महासागरीय वाला पार्ट वो बना होता है किससे, बेसाल्ट चट्टान से। वो किससे बना हुआ होता है, बेसाल्ट चट्टान से, ठीक है। महासागर वाला पार्ट किससे, बेसाल्ट चट्टान से। तथा जो स्थलीय पार्ट हो बच गया, जो स्थलीय पार्ट हो गया, ये स्थलीय वाला भाग किससे बना होता है, ग्रेफाइट चट्टान से। किससे बना हुआ होता है, ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। ये क्वेश्चन बहुत डीप है भाई, ये क्वेश्चन जो है ना आपको अधिकांश बुक में मिलेगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने पढ़ा है कहाँ से, दृष्टि आईएएस के बुक से, ओके, ठीक है। तो ये वाला दृष्टि आईएएस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थलीय वाला पार्ट किससे बना हुआ था भाई, ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। अब यहाँ पर से आता है सबसे बड़ा चीज़, ठीक है, इसका जो डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो जो आपका डेंसिटी, जल का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, मतलब ये इसका डेंसिटी इसके तुलना में ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका डेंसिटी मतलब बेसाल्ट का डेंसिटी ग्रेफाइट के तुलना में ज़्यादा होता है। मतलब जो ज़मीन पर से ज़्यादा डेंसिटी कहाँ मिलता है, पानी में मिलता है, ठीक है। यहाँ तक बस ध्यान रखना था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं कि देखो अब जब ये भू प्रॉपर्टी बन गया ना, तो वैज्ञानिक आए अपना अपना नाम बटोरने के लिए। अध्ययन की सुविधा के नाम पे उन्होंने क्या किया कि क्रस्ट को 2 पार्ट में बांट दिया। क्रस्ट को 2 पार्ट में बांट दिया, ऊपर वाले को ऊपर क्रस्ट, नीचे वाले को लोअर क्रस्ट। सिमिलरली मेंटल को भी 2 पार्ट में बांट दिया, ऊपर वाले को ऊपर मेंटल, नीचे वाले को लोअर मेंटल, ठीक है। कोर को भी 2 पार्ट में बांट दिया, ऊपर वाले को ऊपर कोर, नीचे वाले को लोअर कोर, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब आता है क्या चीज़ कि कौन कौन बांटा है, इसके बारे में हमको देखना है, ठीक है। तो देखो जो क्रस्ट को 2 पार्ट में बांटा, उसको कहते हैं कोनोराल्ड असंबद्धता। उसको कहते हैं क्या जी, कोनोराल्ड असंबद्धता। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रस्ट को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या जी, कोनोराल्ड असमृद्धता। देखो यहाँ पे कोनोराल्ड असंबद्धता, जो कि क्रस्ट को 2 पार्ट में बांटा। मेंटल को 2 पार्ट में बांटा, कौन सा, रेपेटी। मेंटल को 2 पार्ट में बांटा, रेपेटी, ठीक है। और कोक को 2 पार्ट में बांटा, कौन सा, लेहमान असंबद्धता, ठीक है। भाई तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि रेपेटी असंबद्धता यानी रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी लाइन, ठीक है, क्रस्ट को बांटता है, मेंटल को बांटता है कि कोर को बांटता है। तो आपका आंसर होगा किसको, मेंटल को बांटता है। सिमिलरली इसी तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है, सही है। और मेरे ख्याल से यार कुछ छूटा नहीं, बताने के लिए लगभग सब कुछ हो गया, ठीक है। फिर कभी देखेंगे तो उस दिन अगर मौका मिलेगा कभी, इसमें से एक भूकंप का चैप्टर बच गया, तो मौका मिलेगा तो किसी दिन भूकंप को लपेट लेंगे, ओके। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे फिर से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आते हैं क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था, जिसका राइट आंसर हो गया कैसे, निकेल और फेरस, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह एक काल्पनिक रेखा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है, यह भी सही है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है, ये गलत है भाई, यहाँ पश्चिम की ओर नहीं है। देखो ये जो है ना, साइबेरिया को काटने से बचाने के लिए, मतलब साइबेरिया के एरिया को अलग और अलास्का के एरिया को अलग रखने के लिए, ठीक है। इसको कितना पश्चिम साइड में नहीं, इसको क्या चाहिए, पूरब साइड में इसको मोड़ा गया है। पूरा साइड मतलब ये आपका ऐसे जा रहा है ना, यहाँ पर से ऐसे मुड़ के ऐसे गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, पूरब के साइड में मोड़ा गया है, यही आपका साइबेरिया, यहाँ पे साइबेरिया वाला एरिया था, उसको बचाने के लिए ऐसा किया, ठीक है। न्यूजीलैंड में फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागर में रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, ये बात भी सही है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है। तो देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन जनरली पूछ ही देता है, अभी भी पूछा हुआ था, ये यूपी ये जो पेट का एग्जाम हुआ ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है। तो भारत का जो संलग्न क्षेत्र होता है, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपसे एक पूछेगा, आपसे प्रादेशिक सीमा, एक आपसे पूछ सकता है क्या चीज़, प्रादेशिक सीमा कौन सा होता है। चलो रुको यार, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से, एक मिनट। ये जो संलग्न क्षेत्र है ना, ये संलग्न से तो तीसरा पॉइंट आता है, ठीक है। इसमें से आता है 3 ठो। भारत के एरिया की बात करें तो सबसे फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आ जाएगा। तीनों को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, एक मिनट भाई, ये क्या हो गया, एक मिनट।
हाँ भाई, संलग्न वाले एरिया में कितना आता है? तो 3 तो आता है। सबसे फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था? पहला आता है आपका प्रादेशिक सीमा, ठीक है। फर्स्ट आता है कौन सा? प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा कितना दूर तक होता है? ये होता है आपका 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील, ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक। भारत का इस प्रादेशिक सीमा पे उतना ही अधिकार होता है जितना कि इसका ज़मीन पे अधिकार होता है, मतलब फुल ऑक्यूपेंसी, ठीक है। इस सीमा पर वो अपना टैक्स वसूल सकता है, बिल्कुल ज़मीन पे जैसा भारत का अधिकार है, समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल मील तक भारत का वैसा ही अधिकार है। इसको क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा कहते हैं, ठीक है। दूसर का जो आता है, दूसर का कौन सा आता है? तो दूसर का हम बात कर सकते हैं कौन सा, चलो इसी को बात कर लेते हैं, संलग्न क्षेत्र की बात करें। दूसरा आता है कौन सा आपका? संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र जो यहाँ पर है, संलग्न क्षेत्र जो यहाँ पे दिया हुआ था, संलग्न क्षेत्र कितना होता है तुम्हारा? 24 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील तक। भारत 24 नॉटिकल मील तक क्या क्या कर सकता है, ठीक है। भारत जो है 24 नॉटिकल मील तक क्या क्या कर सकता है? तो सबसे पहली बात, सीमा शुल्क वसूल सकता है। 24 नॉटिकल मील तक अगर कोई जहाज इसके अंदर में आ गया तो उससे सीमा शुल्क वसूल सकता है, ठीक है। दूसरा, साफ सफाई कर सकता है। तीसरा, मछली उछली पकड़ सकता है, मतलब वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कुछ काम कर सकता है, मछली पकड़ना हो गया या कुछ और हो गया उस तरह का, ठीक है। तो ये संलग्न क्षेत्र में 2 ठो में आ गया। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो तीसरा होता है क्या चीज़? आपका अनन्य आर्थिक जोन। कौन सी होता है? अनन्य आर्थिक जोन। अनन्य आर्थिक जोन, अनन्य आर्थिक जोन ये कितना दूर तक होता है? तो अनन्य आर्थिक जोन आपका होता है कितना? 200 नॉटिकल मील तक। कितना? 200 नॉटिकल मील तक, ठीक है। ये होता है 200 नॉटिकल मील तक। 200 नॉटिकल मील तक ये इंडिया क्या कर सकता है? ये मिसाइल का परीक्षण कर सकता है, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। जैसे 200 नॉटिकल मील के पहले यानी 180 नॉटिकल मील में मान लो हमको पेट्रोलियम मिल गया तो हम वहाँ से पेट्रोलियम निकाल सकते हैं, हम मिसाइल का परीक्षण कर सकते हैं, या अगर कोई कृत्रिम द्वीप बसाना चाहे तो कृत्रिम द्वीप बसा सकता है, ठीक है। 200 नॉटिकल मील के बाद का जो समुद्री एरिया हो गया, महासागर का एरिया हो गया, वो पूरे देशों के लिए उस पर समान अधिकार है, कोई धक्का मुक्की नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप कहा जाता है? मरकट द्वीप कहा जाता है किसे? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़? 6 नंबर। इसमें क्या चीज़ करना? सूची को मिलान करना। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करते हैं, सूची को मिलान करना, ठीक है। आता है पाक जल संधि किससे आ जाएगा? बंगाल एवं श्रीलंका, सॉरी भारत एवं श्रीलंका, ठीक है। पाक जल संधि भारत श्रीलंका, ठीक है। मलक्का जल संधि मलेशिया सुमात्रा, ठीक है। हारमूज जल संधि किससे? फारस की खाड़ी और ओमान सागर, ठीक है। भाई अगर इसका वर्ल्ड मैप होता ना बहुत अच्छे से इसको बताता, पर यार वर्ल्ड मैप से में बहुत छोटा फिगर आ जाएगा, फिर बता पाना क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाब अल मंडेब किसे कहते हैं? सॉरी बाब अल मंडेब लाल सागर एवं अदन की खाड़ी, ठीक है। तो फिर मिला लो कौन सा आता है? 3 4 1 2, 3 4 1 2, डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर, फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? ठीक है, ये लिखा है किसने? नवजीत सिंह गिल ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों में असत्य और असत्य कथन पता लगाएं, ठीक है। भू प्रॉपर्टी पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, सही है, अभी तो मैंने बताया। इसका मोटाई कितना है? मोटाई कितना है इसका? 34 किलोमीटर, बताना पड़ेगा ये भी, 34 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला सही है। दूसरा, महाद्वीपीय भाग में भू प्रॉपर्टी की मोटाई अधिक है। महाद्वीपीय भाग में भू प्रॉपर्टी की मोटाई अधिक है, ठीक है, जबकि महासागरीय में छिछला है। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, महाद्वीपीय भू प्रॉपर्टी मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टान का बना हुआ है, ठीक है, महाद्वीप वाला ग्रेनाइट का है, ठीक है। चौथा, महासागरीय भू प्रॉपर्टी की तुलना में महाद्वीपीय भू पटल का घनत्व अधिक है। महाद्वीप का अधिक है, नहीं महासागर का अधिक है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, डी नंबर, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर ऑर्थन क्रिटन को, ठीक है। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? अरे यार ये सब क्वेश्चन भाई जनरली पूछता तो नहीं है, पर पूछ दे तो बात अलग है, ठीक है। तो माही सुगंधा किसकी फसल की किस्म है? तो ये धान का फसल है। धान का 3 ठो खाली याद रखना, धान में जो ज़्यादा पूछा जाता है ना वो जया और कृष्णा पूछा जाता है, ठीक है। धान का कौन सा हो गया? जया हो जाएगा और कृष्णा हो जाएगा। धान का जया और कृष्णा ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका गेहूं का आ जाता है आपका सोनालिका और सोनल, ठीक है। गेहूं का आ जाता है सोनालिका सोनल।
सोनालिका और आता है सोनल, गेहूं का सोनल और सोनालिका, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे उनको पता होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है मक्का का, मक्का का आप देख लो, मक्का का नहीं, आप सरसों का देख लो। सरसों का आता है कौन सा, सरसों का आता है वरुण और पीताम्बर, वरुण और पीताम्बर। सरसों का आता है क्या चीज़, वरुण और पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं यार, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है भैया, वो बनाया जा रहा है कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, ठीक है, अरब सागर में नहीं गिरती है, नहीं वाला खोजना है, कौन सी नदी, बेगई नदी नहीं गिरती है। क्यों, क्योंकि देखो ये है आपका इंडिया, ठीक है, ऐसे बेगई नदी यहाँ से निकलती है, ये आपका, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, 1 मिनट में बना दूँ। ये हो गया आपका प्यारा भारत, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका वेस्टर्न पर्वत, ठीक है ना, ये आपका हो गया कैसी, पश्चिमी पर्वत, मान लेते हैं पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत है। तो बेगई नदी आपका तमिलनाडु में यहाँ से निकलती है और ये इधर साइड में जाकर के बाहर में मिल जाती है। जबकि इसके बाद जो पेरियार नदी है जो केरल में बहती है, यहाँ से निकल के इधर जाती है। भरतपुजा ये भी केरल में निकल के इधर जाती है। और एक कौन सा, श्रीवल्ली, श्रीवल्ली नहीं है, एक होती है गंगावल्ली, ये कहाँ से निकलती है, कर्नाटका में निकलती है और ये भी इधर चले जाती है। तो ये 3 नदियाँ कहाँ गिरती है, अरब सागर में। जबकि जो बेगई नदी है कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बेगई, ठीक है। भारतीय खनिज पदार्थ का भंडारण किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेकांग नदी नहीं बहती है, मेकांग नदी किसमें नहीं बहती है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 3 में तो बहती है, चाइना से तो निकलती ही है। तो ये किसमें, मलेशिया में नहीं बहती है। कैसे, देखो ये भारत हो गया ना, ये भारत का, चलो मैं सिर्फ ऊपर वाला एरिया बनाता हूँ, ये भारत हो गया और ये तुम्हारा आ गया नेपाल, ठीक है। यहाँ पर है तुम्हारा तिब्बत, तिब्बत से ये नदी निकलती है चाइना से होते हुए, ये आपका लानोस, कोलंबिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, ये सबको क्रॉस करते हुए जाके दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये आपका तिब्बत से निकली, तिब्बत से निकली, तिब्बत के बाद कहाँ चली गई, चाइना में, चाइना के बाद कहाँ पे आ जाएगा, म्यांमार में, म्यांमार के बाद आ जाएगा उसके नीचे थाईलैंड, थाईलैंड के बाद बगल में चला जाएगा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। उसके बाद चला जाएगा दक्षिणी चीन सागर में, ठीक है। ओवरऑल स्थिति में मलेशिया को टच नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है, तो स्थित है आपका मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। जिला पूछ देगा किस जिला में, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा जिला, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। बोल देगा किस नदी घाटी में, तो आ जाएगा कौन सा, नर्मदा नदी घाटी में। किस नदी घाटी में, तो नर्मदा नदी घाटी में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान धर्म किस, अच्छा महायान किस धर्म से संबंधित है, तो यार महायान हीनयान किसी को भी पता है भैया, बौद्ध धर्म से, इसमें क्या सोचना है, ठीक है। चलो 2-3 तो पॉइंट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार, ठीक है। तो एक हम टेबल बनाते हैं किसका, जैन धर्म का, और एक बनाते हैं किसका, बौद्ध धर्म का, ठीक हो गया राइट आंसर। एक टेबल बनाते हैं हम किसका, जैन का, एक टेबल बनाते हैं हम किसका, बौद्ध का, ठीक है। बौद्ध का एक टेबल बना लिया कि जैन का टेबल बना लिया, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ से पूछता है, ठीक है। दोनों में देखो ईश्वर बोल रहा है, ईश्वर की मान्यता किस में है, किस में नहीं है, तो ईश्वर की मान्यता जैन धर्म में नहीं है, बौद्ध धर्म में भी नहीं है, दोनों अनिश्वरवादी है, ठीक है। उसके बाद बात आता है क्या चीज, आत्मा की क्या मान्यता है, तो आत्मा की मान्यता जैन धर्म में तो है, पर बौद्ध धर्म में आत्माओं को नहीं मानता है, ना तो ईश्वर को मानता है, ना बौद्ध धर्म आत्मा को मानता है। क्यों, जैन धर्म कैसे मानता है मैं बताता हूँ। जैन धर्म का लॉजिक ही ये है ना कि आत्मा को इतना न तड़पा दो, इतना न तड़पा दो कि अगला जन्म वो लेने से पहले 10 बार सोचे कि जन्म लेना है कि नहीं लेना है। मतलब सारे दुख का कारण कौन है, जैन धर्म के अनुसार आत्मा है, ठीक है। सारे दुख का कारण जैन धर्म के अनुसार आत्मा है। बौद्ध धर्म में क्या चाहिए ना कि आत्मा को मानता ही नहीं है। अब आत्मा को नहीं मानता तो सारे दुख का कारण तो इसको भी बताना है, तो सारे दुख का कारण ये किसको मानता है, बौद्ध धर्म के अनुसार सारे दुख का कारण कौन सा है, इच्छा है, ठीक है, इच्छा है, ठीक है। इच्छा को मार दो, कहानी खत्म, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें से कौन सा आता है, तीसरा पॉइंट आता है क्या इसका, पुनर्जन्म का। तीसरा पॉइंट आता है आपका पुनर्जन्म का, कि पुनर्जन्म बौद्ध में है कि नहीं, बौद्ध सॉरी जैन, इसको पहले जैन कर लेते हैं, जैन हो गया, बौद्धिज्म हो गया, ठीक है। पुनर्जन्म दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं, पुनर्जन्म में दोनों का दोनों पुनर्जन्म को मानता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्या, कर्मवाद। कौन सा, कर्मवाद, कि कर्म प्रधान है कि धर्म प्रधान है, तो कर्मवाद दोनों ही कर्मवाद को मानता है कि जैसा आप कर्म करोगे उसी के अनुसार आपका अगला जन्म मिलेगा, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है इसमें,
इसमें एक टर्म आता है क्या चीज निर्वाण, ठीक है, इसमें एक टर्म आया है क्या चीज निर्वाण का। ये जो निर्वाण टर्म है ना, इसका दोनों अर्थ में डबल डबल मीनिंग है, ठीक है। अगर आप इसका जैन के अर्थ में मीनिंग देखोगे और बौद्ध के अर्थ में देखोगे तो मीनिंग अलग है। जैन के अर्थ में क्या चीज मृत्यु को कहते हैं ये निर्वाण, जैन के अर्थ में क्या चीज मृत्यु को निर्वाण कहते हैं, जबकि बौद्ध के अर्थ में क्या चीज होता है इच्छा का मर जाना। इसका तो मेन पर्पस ही था इच्छा मारना, तो इच्छा का मर जाना दैट मीन्स आपको जो चाहिए था मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, ठीक है, उसको क्या चीज कहते थे निर्वाण कहते हैं, ठीक है। और इसमें बौद्ध में क्या चीज होता है कि मृत्यु हो जाने को महापरिनिर्वाण कहते हैं, क्या चीज महापरिनिर्वाण, ठीक है। इसमें हुआ जैन धर्म में कि मृत्यु को क्या चीज बोला गया निर्वाण बोला गया, ठीक है। बौद्ध धर्म में इच्छा का मर जाना निर्वाण कहलाया, ठीक है। और इससे ज़्यादा यार बौद्ध धर्म में कुछ डिफरेंस जानने के लिए है नहीं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके समकालीन नहीं थे। तो अमीर खुसरो समकालीन नहीं थे किसके, इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। अमीर खुसरो ने अपने संपूर्ण जीवन में कितने 7 वंशों का शासन देखा है, ठीक है ना, 7 वंश का शासक, 7 वंश का शासन देखा, यानी 7 शासक का शासन देखा, आप कह सकते हो शासन देखा, कितना का 7 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक लगभग 300 शहर का स्थापना किया था, कितना, लगभग 300 शहर का स्थापना किया था। फिरोजाबाद और कौन कौन सा बाद है, बहुत सारा बाद है, तो तकरीबन 300 शहर को स्थापना किया था, ठीक है। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में जो बेदरा का युद्ध हुआ था, पूछ रहा है कब लड़ा गया था, बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था, कब 1759 में लड़ा गया था। इसमें क्या चीज हुआ था ना, डच हार गए थे और अंग्रेज जीत गया था, तो सबको पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में बोला मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में कैसे कहा जाता है। मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे कहा जाता है, तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा, नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में कहा जाता है। एक्चुअली उन्होंने ऐसा क्या किया था भाई जो कि पुनर्जागरण का इन्हें जनक के रूप में कहा जाने लगा। इन्होंने मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार किया था। क्या चाहिए कि मुसलमानों को क्या चाहिए होना चाहिए, एटलीस्ट शिक्षित मुसलमान होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से इसका नाम, इसको जनक बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये कहा था किसने। तो ये कथन है कि इनका जवाहरलाल नेहरू पे थोड़ा सा डाउट जा सकता है क्योंकि स्वच्छता प्रिय ये भी थे, पर एक्चुअली ये कथन था महात्मा गांधी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। तो भारत में जो प्रथम बजट लाया गया था ना, वो लाया गया था आपका 1860 में। कब लाया गया था, 1860 में। तो 1860 में थे कौन, तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ठीक है। तो भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। महालवाड़ी व्यवस्था किसने किया था, तैयार किया था भैया, हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने। माँ से महालवाड़ी, माँ से मैकेंजी, ठीक है ना, हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है, सही है। ये फर्स्ट बार लागू कहाँ कहाँ पे हुआ था, देखो जो ये महालवाड़ी व्यवस्था आजकल देखो फर्स्ट बार लागू कहाँ पे हुआ, ये सब चीज़ पूछा जाने लगा, पहले नहीं पूछता था। ये सबसे पहले लागू हुआ था आपका वेस्टर्न यूपी में, वेस्ट यूपी में। यूपी के बाद ये कहाँ पे हुआ था, एमपी में, पूरे के पूरे एमपी में। उसके बाद कहाँ हुआ था, ये पंजाब में, ठीक है, पंजाब वाले एरिया में, ठीक है। बोला पृथ्वी के कितने, सॉरी, भारत तत्कालीन भारत के कितने प्रतिशत भाग पे लगाया जाता था, तो तकरीबन 30% भाग पे ये लगाया जाता था, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने किया था प्रतिपादित, तो अरविंद घोष के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। किनके द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा। किस समय दिया गया था, तो बंगाल विभाजन के खिलाफ में वंदे मातरम एक पत्रिका ये प्रकाशित कर रहे थे, तो उसमें इनके लेख में एक लिखा गया था क्या चीज़, शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना है, ठीक है, ताकि हिंसात्मक प्रतिरोध को दबाया जा सकता था, शांतिपूर्ण प्रतिरोध को दबाया नहीं जा सकता था, इसलिए कहा था, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर, ठीक है। ऑडियो फोन से क्या चीज़ करते हैं कि जिसका कान वान खराब हो गया है, ठीक है, उसमें हम लगाते हैं ऑडियो फोन, ठीक है। एनीमोमीटर क्या चीज़ करते हैं, हवा की शक्ति को मापते हैं, क्या चीज़, एयर की शक्ति को, यानी विंड पावर को मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने। किसने, सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा है,
लाल रंग है। ठीक है, देखो जब श्वेत प्रकाश ऐसे जा रहा है ना, उसको हम एक प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं। ठीक है, ये प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो इसके बाद ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। VIBG/OR, VIBG, सॉरी नीचे से होगा, VIBG/O और R। ठीक है, इसमें से अब मैं बता रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन हो गया ना, आंसर क्वेश्चन यहाँ तक नहीं था, इसके बाद सिस्टम स्टार्ट होता है क्वेश्चन का। यहाँ तक तो खैर सबको पता होता है। इसके बाद देखो, अब होता है ना, आपसे 3-4 क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा से पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा कि किसका तरंग धैर्य ज़्यादा होता है, तो पहले पूछेगा कि क्या चीज़ कि वेग किसका ज़्यादा होता है, और प्लस में तरंग धैर्य किसका ज़्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य ये ज़्यादा होता है किसका, रेड का। ठीक है, ये ज़्यादा होता है किसका, रेड का। ठीक है, तरंग दैर्घ्य रेड का ज़्यादा होता है। अब आपको एक बार बता रहा हूँ, इसमें एक रिलेशन आता है। एक रिलेशन कौन सा है, E=1/λ, E= होता है 1/λ। इसके अनुसार क्या चाहिए कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका एनर्जिया कम होगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि चूँकि रुको यार कलर चेंज करने दो, चूँकि रेड का क्या चाहिए है ना कि आपका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, रेड का क्या चाहिए आपका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, इसलिए रेड का एनर्जी क्या चाहिए होगा, अरे भाई कहाँ कहाँ आ रहा है, रेड का एनर्जी क्या होगा, रेड का एनर्जी कम होगा, रेड का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब चूंकि वॉयलेट है तो वॉयलेट का क्या चाहिए ना कि इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, वॉयलेट का तरंग दैर्घ्य कम होगा, इसलिए क्या चाहिए होगा, वॉयलेट का एनर्जी ज़्यादा होगा, वॉयलेट का क्या चाहिए होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा और कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, कौन सी युक्ति भैया, बैटरी करती है यार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे प्राचुर तत्व कौन सा पाया जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे प्राचुर पाया जाने वाला तत्व कौन सा भैया, हाइड्रोजन। ठीक है, अब तुमसे देखो 2 क्वेश्चन आता है, आदमी बहुत कंफ्यूज करता है इसमें कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड रहे तो कौन सा, हाइड्रोजन। ठीक है, अगर वायुमंडल रहे, अगर वायुमंडल रहे तो कौन सा, नाइट्रोजन। का वायुमंडल रहे तो, वायुमंडल रहे तो कौन सा, नाइट्रोजन। लेकिन अगर आपको भू प्रॉपर्टी बोल दे, कलर का बड़ा टेंशन है भाई, अगर आपको बोल दे क्या चाहिए, भू प्रॉपर्टी पे, भू प्रॉपर्टी पे, भू प्रॉपर्टी पे बोल रहा है सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, भू प्रॉपर्टी पे पाया जाने वाला था तो ऑक्सीजन, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और वायुमंडल में नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व को हैलोजन कहा जाता है, वर्ग 17 को। तो बिल्कुल रटा हुआ यार। ठीक है, हैलोजन जो वर्ड्स है ना, एक्चुअली ये जो हैलोजन वर्ड है वो ग्रीक शब्द से बन के बना है, जिसका मतलब होता है क्या चीज़, लवण उत्पादक। एक ऐसा तुम्हारा ग्रीक वर्ड्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लवण उत्पादक, लवण। ठीक है, इसमें आपका फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाएगा, बोरॉन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, बस यही सब आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2022 में 32वें नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया। ठीक है, किस देश में आयोजित किया गया, तो स्पेन में। ठीक है, अब आता है क्या कि नाटो का गठन कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। अरे कहाँ गया, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, इसमें से कौन सा भैया जो पॉलीमर नहीं है। ठीक है, तो पॉलीमर कौन सा नहीं है, कैप्रोलेक्टस, पूरा कैप्रोलेक्टम पॉलीमर नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निस्पंदक भोजी या फिल्टर फीडर है, फिल्टर फीडर कौन सा है इसमें से, आयस्टर है, आयस्टर फिल्टर फीडर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है, मेलानिन, मेलानिन के वजह से ही आदमी गोरा और काला होता है। तो जो आदमी जितना ज़्यादा काला उसमें उतना ज़्यादा मेलानिन। ठीक है, मेलानिन का क्या चाहिए, एक प्रॉफिट भी है, ये क्या चाहिए होता है कि आदमी को कैंसर से बचाता है। ठीक है, ये आदमी को क्या चाहिए करता है, कैंसर से बचाता है। तो जो आदमी जितना ज़्यादा काला उतना ही उसमें कैंसर होने का संभावना कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने। ठीक है, और जबकि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था, तो विलियम हॉर्वे ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी हुई है, तो ये बना हुआ है किसका, प्लास्टिडोग्लाइकन का, प्लास्टिडोग्लाइकन का। ठीक है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय का वक्र होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस में कितना चैम्बर होता है। ठीक है, इसको आज पूरा अच्छा से देख लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं किसके चैम्बर्स का, किस में कितना चैम्बर होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि त्रिकोष्ठीय हृदय किसका होता है, मतलब 3 कोष्ठ वाला हृदय। तो 3 कोष्ठ वाला किस में होता है, उभयचर में भी होता है, सरीसृप में भी होता है। लेकिन क्या चीज़, इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कौन सा है, मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ के हृदय में कितना होता है, 4 वॉल्व होता है। ठीक है, मगरमच्छ के हृदय में 4 वॉल्व होता है। ठीक है, जबकि ये आता है सरीसृप वर्ग में। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं किसका, इसके अलावा बात करते हैं क्या चीज़, मैमल्स का या मत्स्य का। देखो ये मछली वाला है, मछलियाँ में केगो, मछलियाँ में केगो 2 चैम्बर, मछली में कितना 2 चैम्बर। ठीक है, उसके बाद उभयचर में तो 3 चैम्बर हो गया। पक्षी में आता है आपका 4 चैम्बर। ठीक है, आदमी या आदमी औरत ये सब यानी मैमल में कितना, मैमल में भी आपका 4 चैम्बर। ठीक है, सही है ना। हाँ, तो सरीसृप वगैरह में हो गया, उभयचर और सरीसृप में 3 चैम्बर, एक्सेप्शन में मगरमच्छ आता है, मछली में 2 चैम्बर, पक्षी में 4 और मैमल में 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थोम्ब्रिन मानव शरीर की निम्नलिखित में से किस रासायनिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है ये किस रासायनिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, तो खून का जमना में देखो, एक तो थोम्ब्रिन है, थोम्ब्रिन तो एक तो हेल्प करता है, ये साथ ही साथ विटामिन के भी करता है। ठीक है, कौन सा, विटामिन के भी इसमें हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो भैया देखो ऑक्सीजन को ना खून में लेके जाता है कौन सा, हीमोग्लोबिन। कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में 2 गो टर्म है, हीमोग्लोबिन में 2 गो टर्म, एक हो गया एगो हीम जो क्या चीज़ करता है, इसको लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, एक हो गया ग्लोबिन, ये ग्लोबिन क्या चीज़ है, इसका प्रोटीन है, ग्लोबिन क्या चीज़ है, प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हाँ, ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ना, इसी में ऐसा पावर होता है, क्या चीज़ होता है, ये ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में घोल सकता है। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, आरबीसी में। और ये आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या चाहिए भैया, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है क्या चीज़, एंथ्रीसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एंथ्रीसाइट, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ल्यूकोसाइट को क्या चीज़ कहते हैं, इसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी। इसको क्या चीज़ कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ल्यूकोसाइट को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसका काम क्या चाहिए, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा के रखना, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा के रखना। ठीक है, उसके बाद ये आता है क्या चीज़, प्लेटलेट्स। ये जो होता है ना थ्रोम्बोसाइट, बोला थ्रोम्बोसाइट्स, इसका क्या चीज़, इसको कहते हैं प्लेटलेट्स। इसका भी वही काम है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा के रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, बोल रहा है अमाशय में कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन, अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार, रुक जाओ भाई। हाँ भाई, तो क्वेश्चन था अमाशय को कौन एंजाइम प्रोटीन में पचाने में मदद करता है, तो प्रोटीन पचाने में मदद करता है कौन सा, पेप्सिन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज पता नहीं क्यों यार बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, पर अब क्या करें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या चाहिए असत्य है, उसे हमें देखना है। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं, बिल्कुल सही है, नो डाउट, सही है। नेक्स्ट, चुंबक को गर्म करने पर, चोट लगाने पर, ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व अपना गुण खो देता है, सही है। स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकते हैं, सही है। इसमें जो गलत कथन है वो कौन सा, ये वाला, कृत्रिम चुंबक को एक ही आकार में बनाया जा सकता है, नहीं भैया, कृत्रिम चुंबक को बहुत सारे आकार में बनाया जा सकता है, उसका बहुत सा आकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर की ऊर्जा जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा होता है, तो 70% पूरा होता है किसके द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। ठीक है, देखो जो सबसे ज़्यादा है ना एनर्जी, वो मैक्सिमम और इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है आपका, कार्बोहाइड्रेट देता है। मैक्सिमम प्लस में क्या चाहिए, इंस्टेंट है, जैसे ग्लूकोज क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ग्लूकोन डी क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये सब क्या चाहिए, सबसे इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसके बाद एनर्जी कौन देगा, ठीक है, तो दूसरे नंबर के बाद ये कितना, इसका एनर्जी कितना है, तो 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी ये एनर्जी देता है। इसके बाद एनर्जी कौन देता है आपका, बसा देता है। सेकंड एनर्जी कौन देता है, बसा देता है। सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, बसा है। कितना देता है, 9.2 किलो कैलोरी। मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है, बसा देता है। ठीक है, अब जो आता है कि सबसे लास्ट में एनर्जी कौन देगा, सबसे लास्ट में एनर्जी कौन देगा, ये देता है आपका प्रोटीन कितना देता है, कहाँ लिखा जाए, प्रोटीन कितना देता है, 4.3 किलो कैलोरी, हाँ, प्रत्येक 1 ग्राम के बर्निंग पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा होती है? सोयाबीन में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है? देखो ये कंडीशन बहुत अच्छा है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, तब वो किस रंग का होता है? ठीक है। ओरिजिनली जो लिटमस होता है ना, ओरिजिनली लिटमस इसका कलर कितना होता है? नीला होता है। ओरिजिनली इसका कलर क्या चीज़ होता है? ब्लू होता है। ठीक है। तो जैसे ही अम्ल में जाता है, ये जैसे ही अम्ल में जाता है, क्या चीज़, अम्ल से जैसे ही रिएक्शन करता है, इसका रंग कितना हो जाता है? लाल हो जाता है, रंग हो जाता है लाल। ठीक है। सिमिलरली अगर क्षार है और क्षार से रिएक्शन करेगा तो क्या चीज़ हो जाएगा? नीला। क्षार से रिएक्शन करेगा तो नीला हो जाएगा। लेकिन भैया ये क्वेश्चन पूछ दिया ना तो अम्ल से करता है ना तो क्षार से करता है, तब क्या होगा? ठीक है। ये बोल दिया ना तो अम्ल से करता है और ना तो क्षार से करता है, तब इस केस में क्या चाहिए होगा कंडीशन? इस कंडीशन में आ जाएगा क्या चाहिए आपका? बैगनी। ठीक है। आ जाएगा कौन सा कंडीशन? बैगनी कलर का हो जाएगा, ना तो नीला ना तो काला में आ जाएगा कौन सा? बैगनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। सॉरी, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय में बैगनी आ जाएगा और ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? देखो, रक्त परिसंचरण करता है, पूरे ब्लड को पूरे होल बॉडी में फैला करके रखता है। ठीक है। तो ये तो हिस्सा है भैया। दूसरा, हृदय पूरे ब्लड को पूरे होल बॉडी के लिए पंप करता है। रक्त वाहिकाएं ये भी पूरे होल बॉडी में जाती हैं। ठीक है। तो कौन सा नहीं है ये ब्रिक क्या चीज़ है? एक्चुअली उत्सर्जन का हिस्सा है। किसका? उत्सर्जन का हिस्सा है। क्या चीज़ करता है? ये यूरिया को रिफाइन करके हमारे शरीर से बाहर निकालता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है? तो अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया है? गॉटफ्रीड हैबलर ने। किसने? गॉटफ्रीड हैबलर ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा? शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है? ठीक है। देखो यहाँ पर आंसर जो ये बताया गया है वो आंसर अलग है, और जो हमारे प्यारे गुरुजी प्रदीप सर बताते हैं वो आंसर अलग है। ठीक है। दोनों आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन है। ठीक है, जरा देख लेते हैं। तो एडुटेरिया जो आंसर दिया है शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का, वो आंसर दिया कौन सा? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है। जबकि अगर देखा जाए शहरी क्षेत्र में, या कर दो आप औद्योगिक क्षेत्र में, या आप कर दो किसमें? विकसित क्षेत्र में। किसमें? विकसित क्षेत्र में। ये तीनों क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी होता है? तो ये तीनों क्षेत्र में आपका बेरोजगारी है कौन सा? घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है। कौन सा बेरोजगारी? घर्षणात्मक बेरोजगारी। शैक्षिक बेरोजगारी भी एक हद तक सही है यहाँ पर, वो भी गलत नहीं है। ठीक है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसे बताया जाता है कि अच्छी मुख्य रूप से यही अगर ऑप्शन में आए तो शैक्षिक मार देना। ठीक है। घर्षणात्मक बेरोजगारी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, चलो यहाँ पर तो अब यहाँ पर से 3 क्वेश्चन आता है। पहले पूछा है कि संपूर्ण भारत में कौन सी बेरोजगारी। ठीक है। उसके बाद आता है क्या चीज़? शहर में कौन सी बेरोजगारी। ठीक है। फिर आता है क्या चीज़? ग्रामीण में कौन सा बेरोजगारी। ये 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो भारत में कौन सा बेरोजगारी? संरचनात्मक बेरोजगारी। यहाँ का संरचनात्मक हो जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक मतलब कि नया नया टेक्नोलॉजी आया। ठीक है। तो पुरनका टेक्नोलॉजी में हम रह रहे हैं, तो जब तक नया टेक्नोलॉजी हम सीख नहीं लेते हैं, जब तक उसके संरचना में अपडेट नहीं जान लेते हैं, ठीक है, तब तक बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी। सीखला के बाद हम ठीक ठाक हो जाएंगे। शहर में कौन सा बेरोजगारी? शहर में घर्षणात्मक बेरोजगारी। कौन सा? शहर में घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है। शहर में घर्षणात्मक बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी देखने को मिलता है? ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी? तो आपका मौसमी बेरोजगारी। काहे कि देखो, जिस मौसम में काम हुआ, मान लो कि जिस मौसम में आलू रोपाया, ठीक है, उसके बाद रोपनी के बाद क्या चाहिए? शांति से बैठल है, बीच में कोई काम ना करेगा। ठीक है। धान का रोपनी हो गया, शांति से बैठल है, क्या चाहिए? मतलब किसी खास मौसम में वहाँ रोजगार मिलता है। ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी रोजगारी, शहर में घर्षणात्मक, भारत में संरचनात्मक हो गया। अच्छा, एक और यहाँ पर दिया होगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसको किस पेंसिल है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी किस चीज़ में आता है? तो ये आपको कृषि में देखने के लिए मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किस में देखने के लिए मिलता है? कृषि में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए? जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, किस पे? एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया था। समिति का गठन किया था किसके अध्यक्षता में? तो ये अध्यक्षता था कि इनका संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में, जो कि फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? वाह, लौह अयस्क का बोल रहा है कि उत्पादन सर्वाधिक होता है कहाँ पे? उड़ीसा में। लौह अयस्क का उत्पादन जो होता है वो सरकारी बोल रहा है सर्वाधिक होता है कहाँ पे? उड़ीसा में। लेकिन लौह अयस्क का भंडारण उड़ीसा में नहीं है।
ठीक है। लौ है इसका भंडारण मैक्सिमम कहाँ पर है, मैक्सिमम कहाँ आपका छत्तीसगढ़ में। बोल रहा है भंडारण पूछेगा, भंडारण, तो भंडारण कहाँ आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगर उत्पादन पूछेगा तो कौन सा आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो ये केस है भैया आपका 1991 का, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसे माना जाता है, भारतीय उदारीकरण का, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं। संसद का कौन सा सदन, निम्न सदन। निम्न सदन बोले तो लोकसभा, लोकसभा के सदस्य किस में होते हैं, प्राक्कलन समिति में। के गो होते हैं, 30 गो, ठीक है, के गो होते हैं, 30 गो। इनका जो चीफ होता है मतलब अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। टाइमिंग कितना रहेगा, 1 ईयर, टाइमिंग कितना रहेगा, 1 ईयर, ठीक है, ठीक है। ये प्राक्कलन समिति क्या चाहिए, सबसे बड़ी संसदीय समिति, किसी सबसे बड़ी संसदीय समिति, ठीक है, सबसे बड़ी संसदीय समिति, सबसे बड़ी संसदीय समिति, सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है, ये प्राक्कलन समिति। कोई दिक्कत, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें एक और आगे है आपका कौन सा, लोक लेखा समिति, इसको भी लपेट देते हैं। इसमें देखो ये आता है क्या चीज़, लोक लेखा समिति, इसको क्या चीज़ कहते हैं, ओल्डेस्ट समिति, ठीक है। ओल्डेस्ट समिति मतलब सबसे पुराना समिति, काहे कब बना था, 1921 में ये बन चुका था, ठीक है, 1921 में बना था। इसमें कितना सदस्य होते हैं, इसमें इसमें आपके होते हैं 22 सदस्य, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं आपके लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। और ये जो लोकसभा वाले हैं ना, ये जो राज्यसभा वाले, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, मतलब वोटिंग नहीं कर सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वोटिंग का अधिकार नहीं, वोटिंग कौन करेगा, लोकसभा वाला, ठीक है। साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है क्या चीज़, लोक लेखा समिति को क्या चीज़ कहा जाता है, इसका उपनाम है क्या चीज़, लघु लोकसभा, लघु लोकसभा, इसको क्या चीज़ कहते हैं, लघु लोकसभा भी कहते हैं, ठीक है। इस क्या चीज़ कहते हैं, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं इसको, जुड़वा बहन। प्राक्कलन समिति की क्या चीज़ कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक है। इसका बोल रहा है कि काम क्या चाहिए, इसका बोल रहा है मुख्य काम क्या चाहिए, कैग के रिपोर्ट को वेरीफाई करना, CAG, कैग के रिपोर्ट को वेरीफाई करना, रिपोर्ट को एक अच्छी करता है, वेरीफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, PN भगवती। 1960 का केस है, कब, 1960 का, जब अमेरिका में सबसे पहले PIL आया था। PIL इसको क्या चीज़ कहते हैं ना, कि मान लीजिए कि कोई गरीब तबके का व्यक्ति है, उसे न्याय चाहिए, ठीक है, तो न्याय कोई भी मांग सकता है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए कोई भी एक कॉमन विषय पर PIL दाखिल कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी लेटेस्ट PIL चल रहा है ना, कि लड़की के शादी का उम्र 18 साल ना होकर के 21 साल होना चाहिए, यानी इक्विवेलेंट टू बॉय होना चाहिए। तो ये क्या चीज़ हो गया, सामाजिक मुद्दा है, तो इस पर कोई भी PIL कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो देखो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अच्छा सॉरी, नहीं की गई है, ठीक है ना। तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई, किसकी बात नहीं की गई है, तो लोकतंत्रात्मक की बात नहीं की। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है भैया, ठीक है। कितने प्रकार की न्याय की बात की है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ठीक है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। अब बोला कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, तो 2 प्रकार के समानता की बात की गई है, ठीक है, ठीक है। और इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था भैया UP PCS में, ठीक है, UP PCS का एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन इसमें से असत्य है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, महाभियोग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के कार्यवाही में मतदान का अधिकार नहीं है तो उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के संबंध में प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। नहीं, देखो विशेष बहुमत से नहीं, यहाँ पे क्या चीज़ कहता है ना, बस सिंपली आपका बहुमत होना चाहिए, मतलब 2/3 से पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में लोकसभा क्या चीज़ होना चाहिए, सहमत होना चाहिए, ये नहीं कि ज़बरदस्ती कर दी है, लोकसभा का सहमति अनिवार्य है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर C क्या चीज़ है, असत्य है। और उसके बाद चौथा क्या चीज़ बताता है तुम्हारा, कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य शामिल होते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। ये कथन भी आई मीन सही है, ये कथन भी क्या चीज़ सही है, यानी ये कथन गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन EWS कितना 10% रिजर्वेशन से संबंधित है। ठीक है। 101 वाला किससे संबंधित है, GST से। 102 वाला किससे संबंधित है, OBC से, OBC से। ठीक है। 103 वाला किससे संबंधित है, EWS से, EWS से संबंधित है। ठीक है। 104 वाला किससे संबंधित है, 104 में बोला गया भैया कि जो आपका एंग्लो इंडियन था ना, एंग्लो इंडियन के पोस्ट को कैसे कर दिया, खत्म कर दिया। 105 वाले में क्या बोला गया है कि जो OBC है स्टेट अपने हिसाब से दे सकता है, स्टेट अपने हिसाब से दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें अनुच्छेद 36 में बोला गया कि इसको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब आप वृद्धा पेंशन के लिए ज़बरदस्ती न्यायालय में केस नहीं ठोक सकते हैं। सरकार का मन करेगा वृद्धा पेंशन देगा, मन नहीं करेगा नहीं देगा। जैसे यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के पहले वृद्धा पेंशन अखिलेश सरकार दे रही थी, पर वर्तमान में बंद है। काहे भैया, काहे कि नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, आप इस पर क्लेम नहीं ठोक सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो किस प्रकार की स्वतंत्रता को गारंटी नहीं दिया, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने का स्वतंत्रता। तो पहल के है भैया, इसका गारंटी मूल संविधान में दिया गया था, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में कहाँ चला गया, ये चला गया आपका 300 के कम है। ठीक है। 300 के कम कब आपका, ये 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, सही है ना। इसमें से 3 आर्टिकल को शिफ्ट कर दिया गया, सॉरी 2 आर्टिकल को, 19 के F को शिफ्ट किया, साथ ही साथ आर्टिकल 31 को, ये दोनों को शिफ्ट करके, ये दोनों को क्या शिफ्ट करके कहाँ भेज दिया है, 300 के कम है, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका गलत है। उसके बाद पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने की स्वतंत्रता सही है। ठीक है। शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता सही है। किसी व्यापार द्वारा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा होता है। प्रथम विधि अधिकारी भारत सरकार का कौन होता है भैया, महान्यायवादी। कितना है आर्टिकल है 76, आर्टिकल 76। ठीक है। आर्टिकल 88 क्या चीज़ कहता है, इसी के रेफरेंस में आर्टिकल 88 कहता है कि संसद के ये दोनों सदन में भाग ले सकता है, संसद के दोनों सदन में भाग ले सकता है, पर ये क्या चीज़ कर सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता। वोट क्या चीज कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था। तो ये है आपका लॉर्ड रिपन। कहाँ गया लॉर्ड रिपन, हाँ 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी भारत में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शक्तियों के वितरण की सूचियां अनुसूची कितना में समिष्ट है। ठीक है। 7वें में यार, 7वें सूची 3 प्रकार का सिस्टम है इसमें, राज्य सूची, संघ सूची, समावर्ती सूची। ठीक है। एक साथ देखते हैं, पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या चाहिए था, द रिस्टोर आवर अर्थ, ये था तो कितना 2021 का थीम। ठीक है। 2021 का थीम। 22 का क्या चाहिए तुम्हारा, इन्वेस्ट आवर प्लानेट। 22 का क्या चाहिए आपका, इन्वेस्ट आवर प्लानेट। 22 का इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला, इसको ऊपर करते हैं 1 मिनट, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। विश्व शांति स्तूप कितना भैया, 35 मीटर आपका ऊंचा है, 35 मीटर ऊंचा है, इसलिए पूरे विश्व का सबसे ऊंचा है। कहाँ बनाया गया है, राजगीर में। कहाँ बनाया गया भैया, राजगीर में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका तो यार दुबई में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ, दुबई में। बिम्स्टेक में कितने देश हैं, तो बिम्स्टेक में 7 गो देश हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा, बिम्स्टेक में कितने देश हैं, 7 गो। नेक्स्ट देखते हैं, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, केरला में, सॉरी अरे केरला था भैया इसका आंसर। आंसर यहाँ पे तमिलनाडु दिया है, पर मुझे जहाँ तक याद है इसका आंसर केरला है भाई। तो ये क्या चीज़ अंडर सस्पेंस रह गया, आप लोग क्लियर कीजिएगा इसका। ठीक है। कहाँ पे था कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चाहिए, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए, सचिन तेंदुलकर पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित पत्र एवं पत्रिकाएं हैं। अल हिलाल, अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ठीक है। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ठीक है।
दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड है, ठीक है। दूसरा दूसरा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है? 5 जून को। एक्चुअली भाई बात ये है ना कि मैं थोड़ा सा तबीयत आज डल था, इसलिए वीडियो आज संडे को अपलोड नहीं हुआ था, और इसलिए मैं थोड़ा सा आज अनकम्फर्टेबल फील भी कर रहा था, पर चूँकि रेगुलरिटी ज़रूरी है, ठीक है ना, इसलिए वीडियो डलेगा, ठीक है। लाइक एंड प्लीज़ लाइक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।